एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और जो कल का एग्जाम है उसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। अभी हम करने वाले हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस। मतलब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही वन लाइनर फैक्ट के साथ लेके आई हूँ ताकि आपकी जल्दी 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 तैयारी हो और जो कुछ जितना मैं करवा सकती हूँ उतना मैं करवा देती हूँ। बाकी तो अब आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है। इसके बाद आपको वीडियोस में या मैराथन में इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फिर सेल्फ स्टडी जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिएगा। चिल फिर आज सो जाइएगा और उसके बाद सुबह उठ के सिर्फ आपको पेपर देने जाना है। ज्यादा फिर बुक्स खोल के देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रॉनिकी अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी वाला चैप्टर, उससे होता क्या है 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये लास्ट ईयर का पैटर्न है। अब इस बार हो सकता है वो चेंज कर दे, लेकिन अगर नहीं किया तो 5 उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे और वो ऑब्जेक्टिव, फिल इन दी ब्लैंक, सही जोड़ी, सही विकल्प कहीं पे भी दे सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और याद भी रखना है आपको। पहला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है पहले भी। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो जो संधि डायोड है बेटा, संधि डायोड यानी कि पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है। अब दृष्टिकारी क्या है, तो दृष्टिकारी वे उपकरण होते हैं जो एसी को डीसी में बदलते हैं। दृष्टिकारी क्या होते हैं, जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलते हैं, यानी कि अल्टरनेट को डायरेक्ट में बदलते हैं। क्या कहलाते हैं, दृष्टिकारी कहलाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज, एसी विभव को डीसी विभव में बदला जाता है, उसे दृष्टिकरण कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड का जब निर्माण होता है तो पी से होल एन की तरफ, एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाते हैं। इस दौरान जो अविक्षय परत बनती है उस अविक्षय परत में क्या होते हैं, तो अविक्षय परत में होते हैं बेटा निश्चल आयन, इमोबाइल आयन, निश्चल आयन कहाँ पाए जाते हैं, अवक्षय परत में पाए जाते हैं। तीसरा है, परम शून्य ताप पर आंतर अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है। 0 डिग्री सेल्सियस या परम शून्य ताप पर आंतर अर्धचालक एक प्रकार से कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अब ये आंतर अर्धचालक क्या है, तो जब जर्मेनियम क्रिस्टल में जर्मेनियम को ही मिलाएंगे, मतलब शुद्ध क्रिस्टल तैयार करेंगे, तो ऐसे अर्धचालकों को शुद्ध अर्धचालक या अंतर अर्धचालक या निज अर्धचालक कहते हैं। 3 नाम है, आंतर, शुद्ध, शुद्ध या निज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु क्रिस्टल में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, कोई अशुद्धि नहीं है। एक ही प्रकार के परमाणु अगर क्रिस्टल में विद्यमान है तो वे होते हैं आंतर अर्धचालक। और ये अर्धचालक परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ाकर आप लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाते हैं तो तापमान बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे से फिर ये धारा का प्रवाह करने लग जाएंगे और ये चालक की भांति व्यवहार करने लग जाएंगे। ओके, चलिए, जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ये क्वेश्चन ना बड़ा दिमाग खराब करने वाला है क्योंकि ये 2 टाइप से आ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में एक तरफ में भी हो सकता है आपसे इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ ले या हो सकता है जूल में पूछ ले। अगर आपसे जूल में वैल्यू पूछी गई तो 1.19 इंटू 1.17 इंटू 10 की पावर -19 जूल जो है वो जर्मेनियम में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। एक मिनट चेक कर लूं मैं, नहीं 1.12 है बेटा, मैडम को भी कंफ्यूजन हो गया। 1.12 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है जूल में। और अगर ईवी में पूछा तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। 1.12 गुणित 10 की घात -19 जूल या 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है,
ये डिजिट्स आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, ठीक है। अगला है किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता खाली स्थान होती है। अगर आप किसी चालक का ताप बढ़ाओगे तो उसकी चालकता बेटा घट जाती है, यानी कि कम होती है। चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता कम हो जाती है क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। सिलिकॉन की बाह्यतम कक्षा में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है पहले ये बताओ। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तो आखिरी में 4, यानी कि सिलिकॉन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जर्मेनियम की बाह्यतम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन की बाह्यतम कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दोनों ही अर्धचालकों के निर्माण में भागीदारी देते हैं। आगे संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को खालिस्तान बैंड कहते हैं। तो संयोजकता बैंड के ऊपर जो बैंड होता है उसे चालन बैंड कहते हैं बेटा। संयोजकता बैंड के ऊपर पाए जाने वाले बैंड को चालन बैंड कहा जाता है। अर्धचालकों को गर्म करने पर उनकी चालकता बढ़ जाती है। अब भी बताया था ऊपर कि जब आप इसको आंतर अर्धचालक को गर्म करोगे, उसको ताप दोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी, क्योंकि ये पहले कुचालक थे अब चालक बनने लग गए। ठीक इसी प्रकार जो अर्धचालक होते हैं जब आप इन्हें गर्म करते हैं तो उसके बीच का सहआबंध टूटता है और इनकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है पश्च अभिनति में अवक्षय पर्त की मोटाई खालिस्तान हो जाती है। तो पश्च अभिनति में अवक्षय पर्त की मोटाई बेटा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? अवक्षय पर्त की मोटाई बढ़ जाती है। अवक्षय पर्त और ज्यादा चौड़ी हो जाती है पश्च अभिनति में, और अग्र अभिनति में अवक्षय पर्त की मोटाई घट जाती है। अग्र में अवक्षय पर्त की मोटाई घटेगी जबकि पश्च अभिनति में अवक्षय पर्त की मोटाई बढ़ जाती है। अवक्षय पर्त की मोटाई खालिस्तान होती है। अब मुझे ये बताइए कि जब आपके पास अवक्षय पर्त थी, इसकी मोटाई आप बढ़ा रहे हो, घटा भी रहे हो, तो बताओ कि एक्चुअल में अवक्षय पर्त की मोटाई होती कितनी है। अगर माइक्रोमीटर में देखा जाए तो अवक्षय पर्त की मोटाई बेटा 0.5 mm होती है। अवक्षय पर्त की मोटाई कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर होती है। ये भी आपको याद रखना है। एक ये और दूसरा ये क्वेश्चन, क्योंकि जो डिजिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं आपको उनमें ही दिक्कत आती है। पहला तो जर्मेनियम में वर्जित ऊर्जा अंतराल, और दूसरा अवक्षय पर्त की मोटाई कितनी होती है? 0.5 mm होती है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर खालिस्तान हो जाता है। अब अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर कम हो जाता है क्योंकि उसकी चालकता बढ़ जाती है। याद रखिएगा, प्रतिरोध जो है वो अशुद्धि मिलाने पर कम होगा क्योंकि अर्धचालकों की चालकता अशुद्धि मिलाने पर बढ़ जाएगी। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्धचालक चालक से अलग होते हैं। अगर चालकों में ताप बढ़ाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी, धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से टकराने लग जाएंगे, और यहाँ पर जो चालकता है वो क्या होगी? कम होगी। याद रखना, कम होना, बढ़ना, इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत जल्दी आप लोग मात खाते हो, मतलब कंफ्यूज हो जाते हो। तो दिमाग में फिट कर लो, बैठा लो। चालक का ताप बढ़ाने पर चालकता घटेगी क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा। अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर कम होगा क्योंकि चालकता बढ़ेगी। आंतर अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है। आंतर अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि कितनी होती है? बेटा आंतर अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो कोटि होती है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 eV की कोटि होती है किसमें? आंतर अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऐसे 3 पदार्थों के नाम जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, तो इनका उपयोग आप अर्धचालकों के निर्माण में भी करोगे। तो वे 3 पदार्थ जिनकी जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पे कम होगी, उनका नाम है बेटा कार्बन, दूसरा है जर्मेनियम और तीसरा है सिलिकॉन।
कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन तीनों की जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पर घटती है क्योंकि चालकता बढ़ती है। एन व पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो एन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। इसका उल्टा कर दो, एन में अल्पसंख्यक होल होंगे और पी में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान से सुनना, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। होल को कोटर या विवर भी कहा जाता है। आई होप इतने क्वेश्चन ठोस एवं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी वाला जो चैप्टर है आप उससे तैयार कर लोगे। इसके अलावा आपको फिर क्या बोलते से पश्च अभिनति, अग्र अभिनति, उसके बाद दृष्टिकरण, पीएन संधि डायोड का दृष्टिकारी के रूप में उपयोग, अर्ध तरंग के रूप में, पूर्ण तरंग के रूप में, सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। उसके बाद अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है बेटा परमाणु और नाभिक, और इससे हमें अब ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ पहले मैं आपको छोटी छोटी सी 2-3 डेफिनेशंस बता देती हूँ। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें से पहला है बेटा आयनन ऊर्जा और दूसरा है उत्तेजन ऊर्जा, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है और आपको इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसकी पूरी श्रेणियां जो लाइमन, बामर, ब्रैकेट और फ्रुंट श्रेणी है, वो श्रेणी और वो कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि उससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं और आप वहां पे भी गलती करते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या है और उत्तेजन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे अवशोषित करके कोई इलेक्ट्रॉन जो है, अब किसी परमाणु के पास अगर बहुत सारी कक्षाएं हैं, 2-3 कक्षाएं या एक ही कक्षा क्यों ना हो, ये है बेटा परमाणु, ठीक है, एटम। मान लो ये सोडियम का परमाणु है। अब सोडियम के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वह ऊर्जा जिसे अवशोषित करके कोई इलेक्ट्रॉन, जो कि कहाँ स्थित है, अवशोषित करके, मैं बोल देती हूँ, लिखने का काम खत्म हो गया। वह ऊर्जा जिसे अवशोषित करके किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, ये कौन सी कक्षा होगी? परमाणु की बाहरी कक्षा। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा के लिए परमाणु को छोड़कर चला जाता है, या तो अनंत में कहीं चला जाता है, या फिर ऊर्जा स्तर की बात करें तो शून्य ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उसे ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर जाएगा, सोडियम पर धन आयन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गया है ना इसे छोड़कर, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? कमी हुई है, और कमी हुई है तो इसके ऊपर क्या आया होगा? आयन, और कौन सा आयन आ जाता है? धन आयन। तो आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे अवशोषित करके किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए उस परमाणु को छोड़कर चला जाता है, अनंत या शून्य ऊर्जा स्तर में चला जाता है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। दूसरी होती है बेटा उत्तेजन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे अवशोषित करके किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अब बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पास भी अलग अलग कक्षक होते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन के पास 3-4 ऊर्जा स्तर हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में रहेगा, लेकिन अगर निम्न ऊर्जा स्तर में था तो निम्न से बेटा उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ऊर्जा इसे मिली है बाहर से, अब ऊर्जा मिली है तो ऊर्जा की क्या हुई है? इसके पास अधिकता। तो जब ये नीचे था, निम्न ऊर्जा स्तर में था, इसी कक्षा में, तो निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, पर परमाणु को छोड़कर नहीं जाता। इतनी सी बाउंड्री लाइन है। उत्तेजन ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे अवशोषित करके किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, परमाणु को छोड़कर नहीं जाता, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। समझ गए? आयनन और उत्तेजन ऊर्जा एक बार रिवीजन करके चले जाना। अब हम आते हैं श्रेणियों पे। अब हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम की। हाइड्रोजन परमाणु का
उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। इसमें कितनी श्रेणियां हैं? तो टोटल 5 श्रेणियां हैं। पहली होती है बेटा लाइमन श्रेणी, दूसरी होती है बामर श्रेणी, तीसरी होती है ब्रैकेट लाइमन बामर, बामर, हाँ, बामर श्रेणी, तीसरी होती है पाश्चन, एक सेकेंड, पाश्चन ही होती है, हाँ पाश्चन, तीसरी होती है पाश्चन श्रेणी, चौथी होती है ब्रैकेट और आखिरी होती है बेटा फ्रंट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और लास्ट में होती है फ्रंट श्रेणी। आपको ये सीक्वेंस में याद करनी है पांचों की पांचों श्रेणियां। किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां होती है। 5 श्रेणियों के नाम लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फ्रंट आपको फिंगर से याद रखना है ऊपर से नीचे, क्योंकि ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में बना के कि लाइमन श्रेणी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो लाइमन श्रेणी पाई जाती है बेटा परावैंगनी क्षेत्र में, अल्ट्रावायलेट रीजन, परावैंगनी क्षेत्र में लाइमन श्रेणी पाई जाती है। बामर श्रेणी पाई जाती है दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में कौन सी श्रेणी पाई जा रही है? बामर श्रेणी। पाश्चन श्रेणी पाई जाती है अवरक्त क्षेत्र में, आपको ये याद करके जाना है ऑब्जेक्टिव में। ये अगर पूछता है ना कि बामर श्रेणी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है या पाश्चन श्रेणी निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेंगे और आप हमेशा गलत करते हो। हमारे ऑफलाइन बैच में मैंने देखा है शुरू वाले में ही गलती करते हैं, तो आखिरी के कहाँ से याद रहेंगे। तो आपको ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है। लाइमर परावैंगनी क्षेत्र में, बामर दृश्य प्रकाश में, पाश्चन अवरक्त में, ब्रैकेट श्रेणी दूर अवरक्त में, अब तो वैसे याद हो जाता है, दूर अवरक्त क्षेत्र में, और आखिरी वाली जो श्रेणी है जिसे फ्रंट श्रेणी कहते हैं, ये अति दूर अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, अति दूर अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। 5 श्रेणियां हैं, पांचों किस क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको याद रखना है। अब हम आते हैं इन चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव पे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि है परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर से, और इसी चैप्टर से मैंने अभी आपको डेफिनेशंस भी बताई थी बेटा। तो इधर से मैंने इसलिए भी स्टार्ट किया क्योंकि शुरू से बच्चों की काफी अच्छी तैयारी होती है, लेकिन आखिरी आखिरी के चैप्टर्स में ना आप लोग बिल्कुल वो सुस्त पड़ जाते हो ना, कौन ही पढ़े, इसलिए पीछे से मैं करवा देती हूँ, सामने से आप लोगों की लगभग तैयारी होगी क्योंकि बार बार पढ़ने में आते रहता है। और साथ ही साथ मैं देखती हूँ एक और वीडियो लेके आती हूँ जिसमें 2 नंबर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बता देती हूँ, फिर मेरा काम खत्म। जितना मेरे से हो पाया मैंने आपका सपोर्ट किया। अब बारी है बेटा आप लोगों की, जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी हो सकती है कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा नए क्वेश्चन में अब बिल्कुल मत फंसना। जितना पढ़ चुके हो शांत दिमाग से अच्छे से खुद के ऊपर कामली भरोसा रखना कि बस इसी से आएगा और हमें अच्छे से करना है। अगर आप बहुत ज्यादा के पीछे भागे तो अब आप कंफ्यूज होना चालू हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश होता है, सबको पता है एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना? धनावेश। कल वाले न्यूमेरिकल में एक में मैंने ना बल का मात्रक कूलाम गलती से लिख दिया था, वो कूलाम नहीं न्यूटन होता है बेटा। आई होप आप समझते हैं, पता है, लेकिन क्या जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में वो आवेश कूलाम 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 पढ़ते पढ़ते मैंने बल को भी कूलाम बोल दिया था, तो सुधार लीजिएगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो जो बल की वैल्यू आई थी वो न्यूटन है। चलो, एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन इतना उस पर ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन पर इतना क्या होता है बेटा? धनावेश होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.677 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक बार चेक कर लू क्या? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ये होता है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा होती है, एटॉमिक मास यूनिट। एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा होती है बेटा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली जो डिजिट है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, आपको इसको भूलना नहीं है। एक एएमयू 9
931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। अरे यार इतनी सारे डिजिट्स है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। चलिए बेटा, 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होती है, कितनी होती है बताइए? 9 गुणित 10 की घात 13। 9 गुणित 10 की घात 13 और ऊर्जा पूछा है तो मात्रक होता है जूल। 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होती है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध ये दिया था बेटा आइंस्टाइन ने, और ये जो संबंध है बड़े अच्छे से आप आइंस्टाइन समीकरण के नाम से निकालते भी हो, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया, और डेरिवेशन ये रहा। अगला है H13 व H23 किस संकल्पना के उदाहरण है? तो 1 और 2 परमाणु क्रमांक है, 3 परमाणु भार। जब परमाणु भार समान होते हैं तो ये कहलाते हैं बेटा संभारिक। अगर किसी तत्व के परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन परमाणु भार समान है तो वे संभारिक कहलाते हैं। और अगर परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान होने पर, परमाणु भार अलग अलग होने पर समस्थानिक, और अगर भार समान है, क्रमांक अलग अलग है तो वे संभारिक कहलाते हैं। 1 फर्मी बराबर खालिस्तान मीटर होता है, तो 1 फर्मी 10 टू दी पावर -15 मीटर के बराबर होता है। ये डिजिट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये चारों आपको याद रखनी है। ठीक है, एक प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम होता है। एक एएमयू का फुल फॉर्म पूछ सकता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसके तुल्य ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा, ये ना भी याद रखो तो चलेगा लेकिन पढ़ लो, 9 गुणित 10 की घात 13 जूल। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध आइंस्टाइन ने दिया था, इक्वेशन होता है E बराबर mc स्क्वायर। ये वाला जो संकल्पना है जिसमें परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, संभारिक कहलाएंगे एलिमेंट्स। 1 फर्मी 10 की घात -15 मीटर के बराबर होती है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण, क्यों ऊर्जा उत्सर्जित होती है? क्योंकि द्रव्यमान की क्षति होती है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण द्रव्यमान क्षति है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में होती है बेटा नाभिकीय संलयन की क्रिया, और नाभिकीय संलयन के कारण ही इसमें बहुत सारी ऊर्जा निहित होती है क्योंकि ढेर सारे नाभिक जुड़ते हैं। नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि नाभिक की त्रिज्या r, द्रव्यमान संख्या a, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, लेकिन a का 1/3 समानुपाती है। r समानुपाती a 1/3 होता है। a है द्रव्यमान संख्या, r है नाभिक की त्रिज्या, r समानुपाती a 1/3 होता है। रट्टा मार लो, परमाणु का आकार लगभग 10 की घात -10 मीटर होता है। परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर होता है, जबकि नाभिक का आकार 1 फर्मी के बराबर यानी कि 10 की घात -15 मीटर होता है। प्लांक नियतांक का एसआई पद्धति में मान कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान आपसे पूछ लेता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड प्लांक नियतांक यानी कि h का मान है, आपको याद रखना है। डेरिवेशन यानी कि संख्यात्मक प्रश्न में भी काम आएगा। प्लांक नियतांक जिसे h से दर्शाया जाता है उसकी वैल्यू जो है एसआई पद्धति में 6.6 गुणित 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होती है। अब दहलीय आवृत्ति क्या है? दहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु की सतह से या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है।
आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, ये है बेटा प्रकाश किरण, इसकी वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु या पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सके, दहली आवृत्ति कहलाती है। याद रखिएगा, दहली आवृत्ति को न्यू नॉट से दर्शाते हैं। आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं, दहली आवृत्ति को न्यू नॉट से दर्शाते हैं। तो दहली आवृत्ति क्या है? किसी भी आपतित प्रकाश किरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु या पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा दे, दहली आवृत्ति कहलाती है। इससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध, विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध होता है बेटा E बराबर एच न्यू। E होती है ऊर्जा, न्यू होती है आवृत्ति, H होता है प्लांक नियतांक। E बराबर एच न्यू विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध है। कुछ कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध आपको याद रखना है। परमाणु का आकार, नाभिक का आकार एक फर्मी के बराबर ही होता है। प्लांक नियतांक का एसआई पद्धति में मान रट्टा मार लेना, क्योंकि आपको संख्यात्मक प्रश्नों को सॉल्व करने में भी लग सकता है। फिर दहली आवृत्ति की परिभाषा, कार्यफलन की भी देख लीजिएगा। विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति में संबंध E बराबर एच न्यू, इसकी जरूरत पड़ती है हमको डी ब्रोगली इक्वेशन में भी और आइंस्टाइन समीकरण में भी। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध आइंस्टाइन ने दिया, E बराबर mc² होता है। एक AMU किसके बराबर है? तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻² किलोग्राम होता है। क्लियर? आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब अभी के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं। फिर मैं कोशिश करती हूँ एक और वीडियो लेके आऊं जिसमें हम आपको 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। बाकी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आप करो। पीछे से मैंने इसलिए उठाया ये वाला वीडियो क्योंकि आखिरी वाला जो आपका चैप्टर है बेटा, उससे आप लोगों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है ना। कुछ बच्चे कमेंट करके मुझे बोल भी रहे थे, तो मैं चाहती थी कि 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं उससे तो तैयार हो जाए, और ये वाला जो चैप्टर है इसका भी आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन मिल जाए। बाकी कुछ आप भी पढ़िए, कुछ मैं भी दे रही हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाला है, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अभी अगर आएगा, अभी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला देती हूँ, जहाँ पे इतिश्री रेवा खंडे, मेरा काम खत्म, अब काम आपका चालू होता है। रिविजन ज्यादा से ज्यादा करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से आराम से सोना। आज रात भर पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरी रात जितना हो सके उतना पढ़ना, 11-12 बजे तक, जितने बजे तक पढ़ना है। फिर अच्छी नींद लेना और उसके बाद सुबह उठ के ज्यादा मतलब दौड़ भाग ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स रहना, क्योंकि आप जो चीजें बार बार रिवाइज करेंगे वही फिर दिमाग में घूमने लग जाती है। आई होप आपको बातें क्लियर है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट ऐसा नहीं है रट लिए समझ लिए चलेगा। हाँ, साइंस समझने की चीज है, और इसमें अगर आप तुरंत क्विक में बहुत सारी चीजें एक साथ अपने दिमाग को दोगे तो वो कंफ्यूज होने लग जाएगा, और कंफ्यूजन में आप सरल को संयुक्त में लिख के आओगे, LCR को LC में लिख के आओगे, प्रत्यावर्ती धारा की जगह दिष्ट धारा की डेफिनेशन लिखोगे, दहली आवृत्ति की जगह दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा, तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। दैट्स व्हाई मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि अब जितना भी टाइम बचा है, ज्यादा से ज्यादा ये मैराथन, ये वीडियो, वो वीडियो, इन सब के पीछे मत भागना। शांत रह के काम ली, जो पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करो। मुझसे पढ़ा, जिससे भी पढ़ा, बस पढ़ा है तो रिवाइज कीजिए। ज्यादा अब एंड में इधर उधर से कुछ भी लेके भिड़े हैं सॉल्यूशन करने के लिए, किए जा रहे हैं 100-200 न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन, ऐसा नहीं करना है। अब आपके पास टाइम कम है, तो जितना हो चुका है बस उन सबका अच्छे से रिवीजन कर लो, और बस भगवान के ऊपर छोड़ दो। आपका काम आपने कर लिया, अब जो होगा अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अगर अगला वीडियो आया तो फिर से मिलते हैं उसमें, अदरवाइज कल का पेपर आपको बहुत अच्छा देना है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, बेस्ट विशेस फ्रॉम सरर एकेडमी टीम।